एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम दो आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है जीएसटी से रिलेटेड एंड सेकंड है आईबीबीआई से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट है ये केरला के एक मिनिस्टर हैं, उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ है तो उसी से रिलेटेड है। तो ये था जीएसटी से रिलेटेड कि जो कोऑपरेटिव फर्टिलिज्म स्प्लिट है, हमें पता है कि जो जीएसटी है मतलब वो कोऑपरेटिव फर्टिलिज्म को सपोर्ट करता है। उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो ये इसी से है कि जो कोऑपरेटिव फर्टिलिज्म स्प्लिट है दैट इज एसेंशियल फॉर जीएसटी टू सक्सीड। तो इसमें यही था, इन इंटरव्यू से इन्होंने यही बताया कि जो कोविड की सेकेंड वेव है इसकी वजह से और दूसरी जो इसमें इस टाइम पे जो लोगों की हेल्प के लिए जो स्पेशल स्कीम्स चलाई हैं इसकी वजह से जो स्टेट है उनका एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया है ना, बट उनकी इनकम है वो स्टेगनेटेड है, वो नहीं बढ़ी, वो उतनी ही है ना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी सब जगह लोकलाइज जो मतलब लॉकडाउन लगे हुए थे तो स्टेट का इनकम तो हुआ नहीं ज़्यादा कुछ और एक्सपेंडिचर अभी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से उनकी जो बोरोइंग है, अब स्टेट इस सिचुएशन में क्या करें, क्या बोरो करें कुछ तो बोरोइंग की जो लिमिट्स, बोरोइंग पे भी लिमिट्स लगी हुई है ना, कि स्टेट कितना बोरो कर सकते हैं। वो प्रेजेंटली 4% कर सकते हैं, 4% ऑफ जीएसडीपी है ना, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, उसका 4% तक बोरो कर सकते हैं वो अभी। बट उसमें भी कंडीशंस अप्लाई हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म करना आपको या फिर और कुछ मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखी है कि अगर आपको अपनी जीएसडीपी का मतलब बोरो करना है तो 4% तक वो बोरो कर सकते हैं टोटल में, बट कुछ कंडीशंस के साथ। और बिना कंडीशंस के वो कितना बोरो कर सकते हैं, 0.5% ऑफ जीएसडीपी है ना। तो उनका यही था एक तो 5% ये लिमिट की जाए एंड उन्होंने मतलब रिक्वेस्ट किया होगा फाइनेंस मिनिस्टर को अभी कि 5% किया जाए और जो कंडीशंस हैं वो हटाई जाए मतलब एक तरह से। एंड उनका ये भी था आर्ग्यूमेंट कि जो कंपनसेशन स्टेट्स को मिल रहा है जीएसटी ड्यूज का 5 ईयर के था, 5 ईयर के लिए जो भी स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ है तो वो मतलब ये था कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उनको पे किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा, जीएसटी कंपनसेशन। तो अभी पेंडिंग पड़ा है, लास्ट ईयर का भी पेंडिंग है। तो ये न्यूज़ थी। हमें देखना है कि जीएसटी मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि जीएसटी 2 या 3 बार तो मतलब उसमें प्री में पूछा जा चुका है ना, 2-3 बार कम से कम। एंड मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है जीएसटी से, तो ये अभी भी इम्पोर्टेंट ही है ना। तो इसको देख लेते हैं हम जीएसटी को। तो जीएसटी सिंपल सी थिंग है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, और ये वैल्यू एडेड टैक्स है। जैसे हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड होती जाएगी, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, जैसे कोई ब्रेड बना रहा है तो स्टार्टिंग में जो मतलब रॉ मटेरियल खरीदा है ना, जैसे वो व्हीट फ्लोर खरीदा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे गया तो वहाँ पे कुछ और ऐड किया और फिर नेक्स्ट पे और ऐड किया कुछ और एंड में जाके मतलब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो हर एक स्टेज पे मतलब उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी तो वहाँ पे टैक्स लगेगा है ना। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है एंड ये डेस्टिनेशन बेस्ड फाइनल कंजप्शन पॉइंट पे लगता है ना। तो पे किसको किया, पे कौन करता है इसको, कंज्यूमर्स पे करते हैं। फाइनल कंजप्शन पॉइंट कौन होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, और वहीं पे मतलब फाइनल कंज्यूमर्स को पे करना होता है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है, डेस्टिनेशन क्या है, कंज्यूमर्स हैं, तो फाइनल कंजप्शन भी वही करते हैं। तो पे कौन करता है इनडायरेक्ट टैक्स को, कंज्यूमर्स जो बाय करता है प्रोडक्ट को। इन बिटवीन हर एक वैल्यू ऐड होती है वहाँ पे लगता है ना, और इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये क्या कवर करता है, ये कवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ को कवर करता है ना, गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को भी कवर करता है। और ये आया कब था, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू आया था, जीएसटी बिल 122 है ना, 122 वहाँ जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू जीएसटी बिल लेकर आए थे। और फिर एक्ट कौन था जिसमें ये पास हुआ, वो था 101 है ना, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 101 2016 में पास हुआ था। तो ये याद रख लेना है कि बिल भी आ जाए बाई चांस 122वां बिल है और एक्ट कौन सा है 101, तो ये 101 तो याद ही रखना है 2016 में। 246A है, इसमें स्टेट्स को पावर थी टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज है ना। एंड इसमें ये जो जीएसटी होता है ड्यूअल जीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी लगता है एंड स्टेट जीएसटी लगता है एंड एक इंटर स्टेट वाला भी लगता है जो आईजीएसटी है ना। वैसे तो टोटल फिर ये 3 हो गए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड मतलब 3 हो गए। एंड जीएसटी जो होता है ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। एंड मल्टीपल रेट्स हैं इसमें, रेट्स की बात की जाए तो 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28% है ना। और ये जो रेट कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेगी कौन से प्रोडक्ट पे कितना रेट लगेगा। एंड जीएसटी सब्ज्यूम, जो जीएसटी आया था उस टाइम इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम किया था है ना, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर जीएसटी बना दिया था एक, जैसे वैट था पहले, सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, इन सबको मिला के और जीएसटी बना दिया था। तो
एंड टैक्सीज नोट अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर कौन से टैक्सीज नहीं आते हैं, है ना, जो जीएसटी से बाहर हैं अभी भी, कौन कौन से हैं, ये है बेसिक कस्टम ड्यूटी बाहर है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो भी बाहर है, सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी बाहर है, वैट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, है ना, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो एल्कोहल होती है उस पर वैट स्टेट ही लगाते हैं अभी भी, है ना, और दूसरी एल्कोहल तो जीएसटी में आएगी, बट ह्यूमन कंजप्शन वाली वैट पे जो भी वैट लगता है वो जीएसटी में नहीं आता, जीएसटी से बाहर है, स्टेट लगाते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। स्टैम्प ड्यूटी है बाहर है अभी, प्रॉपर्टी टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाती हैं बाहर है, प्रोफेशनल टैक्स है वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो ये हैं जो बाहर हैं जिनके अभी टैक्स नहीं लग रहा है जीएसटी में। एंड जीएसटी नोट इम्पोज्ड ऑन, मतलब ऐसे ओवरऑल प्रोडक्ट पे देखें तो किस पे नहीं लगता, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता है, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगता है, रियल एस्टेट में भी नहीं लगता है। तो ये 4-5 हैं जिन पे नहीं लगता है अभी जीएसटी। एंड जीएसटी काउंसिल देख लेते हैं, है ना, ये आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, अगर नहीं आया तो इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल है 279A, याद रखना 279A है आर्टिकल। एंड इसका चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन होता है फिनेंस मिनिस्टर, हाँ, फिनेंस मिनिस्टर जो होते हैं चेयरमैन होते हैं। 279A है। मेंबर्स कौन होते हैं, यूनियन मेंबर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू ऑफ फिनेंस, है ना, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, फिनेंस मिनिस्टर के बाद जो यूनियन स्टेट ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं रेवेन्यू वाले। एंड जो स्टेट्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट है, वो अपनी साइड से नॉमिनेट करके भेजती हैं, या तो अपने फिनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होता है उनको भेज सकते हैं, या किसी भी दूसरे मिनिस्टर को वो भेज सकते हैं, सारे के सारे स्टेट। तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो, और यूनियन स्टेट ऑफ मिनिस्टर होता है वो, और फिनेंस मिनिस्टर चेयरमैन है इसके, यानी मेंबर्स हो गए। इसमें अगर वोटिंग राइट की बात की जाएगी, वोटिंग पावर किसका कितना है, तो सेंटर है, सेंटर का है 1/3, है ना, और स्टेट का कितना है 2/3। तो 2/3 मतलब मेजोरिटी स्टेट्स की है, 2/3 स्टेट्स हैं और 1/3 सेंटर है। और डिसीजन जब मीटिंग होती है तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, डिसीजन के लिए होता है 3/4 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग। जो प्रेजेंट है, जो वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी कितनी 3/4 होनी चाहिए, तो डिसीजन लिया जाएगा 3/4। मेजोरिटी भी याद रखनी है, और ये जो वोटिंग राइट है ये भी याद रखना है। आर्टिकल है 279A जीएसटी काउंसिल के लिए। ओके, ये तो हम अगले न्यूज़ के लिए देखेंगे। तो ये जीएसटी हो गया अपना, और इम्पोर्टेंट है, मतलब कई बार पूछ चुका है यूपीएससी। एंड सेकंड न्यूज़ है अपनी आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा नहीं है ना, आई थिंक अगर पूछा नहीं है तो ये प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। एंड ये क्या है, अभी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये मतलब जो भी कोई भी फर्म वगैरह मतलब इंसॉल्वेंट होती है, दिवालिया घोषित होने वाली होती है, बैंक्रप्ट हो जाती है, तो उनके मतलब उनका जो प्लान होता है, उनको कैसे रिजोल्यूशन जो प्लान चलता है, उसी के लिए बोर्ड बनाया गया है ना। एंड ये मतलब 2016 में बनाया था। पहले हम इस बोर्ड को ही देख लेते हैं क्या है ये, तो न्यूज़ भी समझ में आ जाएगी। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2016 में बनाई थी। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाए, है ना, किसी लीगल बैकिंग हो, है ना, किसी लेजिस्लेशन के थ्रू या किसी लॉ के थ्रू बनाया जाए। तो ये 2016 में आईबीसी कोड आया था, उसके थ्रू बनाया हुआ है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है ना। आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया था, उसी के अंडर आईबीबीआई बनाया है। और इसका चेयरमैन, अगली बात होती है कि इसका चेयरमैन कौन होगा, तो इसके चेयरमैन MS साहू हैं, जो ना ही तो अभी फिनेंस मिनिस्टर हैं, ना ही कोई और दूसरे मिनिस्टर हैं, ना ही वो RBI के चेयरमैन हैं। मतलब क्वेश्चन होता है अगला, जैसे यूपीएससी का फेवरेट होता है कि चेयरमैन कौन होगा, ये है RBI का गवर्नर है या फिर फिनेंस मिनिस्टर है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मतलब ऐसे ही अपॉइंट किए जाते हैं इसके चेयरमैन। तो ये याद रख लेना कि जो IBBI है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो IBC कोड था उसके 2016 में उसके अंडर बनाई है। एंड इसके चेयरमैन ना ही तो RBI के चेयरमैन होते हैं या फिर फिनेंस मिनिस्टर भी नहीं होते हैं, इसके चेयरमैन ऐसे ही अपॉइंट किए जाते हैं अलग से। अगला पॉइंट है इसमें यही कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो भी मतलब ये जो IBC कोड होता है इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। एंड जो IBC अपना जो कोड होता है, इसका मतलब यही काम होता है, जो भी मतलब कोई भी कॉरपोरेशन पर्सन है या जो पार्टनरशिप फर्म है या कोई इंडिविजुअल है ना, उसका रिजोल्यूशन जो प्रोसेस चलता है ना, जो वाइंडिंग अप होती है, किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं है, बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया है, तो उसका जो रिजोल्यूशन प्रोसेस चलता है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है या फिर उसको इंसॉल्वेंट है तो कैसे क्या फंड सबके इधर उधर करने हैं पैसे का, वो टाइम बाउंड मैनर में पूरा का पूरा प्रोसेस देखती है ये, है ना। तो एक कॉर्पोरेट पर्सन हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, है ना, इसी में। एंड इसी के अंदर IBI के क्या एक अथॉरिटी का डेजिग्नेशन भी दिया गया है अंडर कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017। तो ये लाइन भी अगर आ जाए ना कि जो कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल 2017 के अंदर अथॉरिटी का मतलब दर्जा इसी को दिया गया है IBBI को, तो हाँ
ये भी इसी के अंदर जो वैल्यूएशन होता है ना वो भी यही देखती है, मतलब एक तरह से किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन होता है कि कितनी वर्थ है, कितना वेटेज है, मतलब ऐसे उसका मनी टर्म्स में ऐसे जब रिजोल्यूशन हो रहा होता है तो ये भी IBI के अंदर ही आता है, अगर ये पॉइंट आ जाए स्टेटमेंट में दे दिया जाए। अगला है CIRP, ये भी हम देखेंगे, जैसे न्यूज में भी है CIRP, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा होता है तो मतलब कॉर्पोरेट का, तो उस टाइम पे मतलब ये क्या है, मतलब एक प्रोसेस है, वही इसी के अंदर ही ये प्रोसेस है। रिकवरी मैकेनिज्म है फॉर क्रेडिटर्स, जिन्होंने भी पैसा दिया होता है, मतलब कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स वगैरह जो होते हैं, तो वो रिकवरी कैसे क्या करें, वही एक मैकेनिज्म है CIRP। इसमें इसमें कौन कौन, जैसे मतलब CIRP कौन स्टार्ट करता है, फिनेंशियल क्रेडिटर है ना, जो इसने भी पैसा दिया वो स्टार्ट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिट है, जो उसने ऑपरेशन वगैरह के लिए जो भी फर्म होती है उसके लिए पैसा दिया होता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। या जो कॉर्पोरेट इटसेल्फ है ना, तो वो कॉर्पोरेट खुद भी, जो फर्म है वो खुद भी स्टार्ट करती है CIRP, जो भी ये प्रोसेस है। तो फिनेंशियल क्रेडिटर हो, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, चाहे कॉर्पोरेट इटसेल्फ, दे कैन स्टार्ट CIRP। एंड मतलब इसमें ये भी होता है कि कंपनी अगर कोई अपने आप को घोषित कर देती है, इंसॉल्वेंट हो गई है जैसे, तो रिवाइव के लिए भी मतलब ट्राई करते हैं कि क्या इस कंपनी को हम रिवाइव कर सकते हैं क्या नहीं, मतलब और फंड देके क्या कुछ, मतलब इस पे पूरा एक तरह से रिसर्च किया जाता है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। और फिर नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो उसका प्रोसेस चल ही जाता है, स्टार्ट हो ही जाता है पूरा का पूरा। तो CIRP अंडर IBC के अंदर ही आता है, नीड्स कंप्लीट इन 330 डेज। तो इसका एक प्रोसेस है, बोला था ना ऊपर की टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए, तो 330 दिन है, इसे अगर टोटल लगाया जाए तो 330 डेज में इसका मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब ऐसा है प्रोसीजर। बट अभी कोविड में तो इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो, सो दैट की जो टाइम की भी कॉस्ट होती है ना, कि इतने प्रोसेस में जब प्रोसेस चल रहा है तो उसका भी लॉस होता है टाइम का, है ना, जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं उनका नुकसान ना हो, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो ये कहानी। तो सेकंड जो न्यूज़ अपनी अब देखते हैं IBI से, IBBI से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी क्या किया, इसे अमेंड किया है। तो किसमें, इसी का एक मतलब रेगुलेशन है इसी के अंदर कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस रेगुलेशंस, है ना, ये पूरा नाम है, इसमें कुछ अमेंड किया है ना। तो मतलब ये अमेंडमेंट इसलिए किया है सो दैट कि जो भी डिसिप्लिन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो बना रहे। जो भी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है कॉर्पोरेट के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो उसमें सब कुछ मेंटेन रहे। और इसके लिए इसके लिए यही मतलब ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें, इसके लिए यही क्या है, मतलब एक प्रोफेशनल को असाइन किया जाता है ना, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, मतलब इनकी बोर्ड की साइड से। तो जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, उसको फाइंड आउट करना है, उसे लगे कि इफ कॉर्पोरेट डेटर जो भी है, जिसने भी पैसा लिया, कॉर्पोरेट डेटर जो है, दैट इज सब्जेक्ट टू अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन को अवॉइड कर रहा है, जैसे जैसे कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है कर रहा है, या फिर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है, या एक्सटोर्नेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, या फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग, या रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन हो रही है इस टाइप की किसी भी, तो जो भी रिजोल्यूशन प्रोसेस प्रोफेशनल होता है, RP जो होता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो उस क्रेडिट डेटर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ना। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है CIRP 8 करके ये फॉर्म है, और जो ये बोर्ड का प्लेटफॉर्म है ना, IBBI का प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके ये फॉर्म अप्लाई करेगा वो, है ना, कि भाई जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है उसको प्रोसेस करके भेज देगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है ना। जो भी RP होता है वो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, मतलब जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, सो दैट की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, मतलब ये ना, इसके फॉर्म को अप्लाई करके हमने प्लेटफॉर्म पे किया है, तो बेसिकली मतलब वहाँ पे सब कुछ क्लियर रहेगा, एक तरह से डिसिप्लिन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, मतलब ये इसी से रिलेटेड न्यूज़ थी, मतलब मोर ट्रांसपेरेंसी होगी इस वजह से। एंड ये ऑनलाइन एक तरह से प्रोसेस हो जाएगा, और उसे लगे कि डाउट है कुछ ऐसा, तो मतलब ये उसे मतलब, या फिर वो रिसर्च मतलब ढूंढ रहा हो, तब उस टाइम पे उसको पता लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो ऐसे प्रोसेस कर सकता है। इसे से रिलेटेड थी, तो हमने IBI भी देख लिया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है अभी, अगर ये UPSC ने नहीं पूछा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ये पूछा है कि नहीं, अगर नहीं पूछा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। और हमने GST तो देख लिया है, वो तो वैसे भी 2-3 बार तो प्री में आ चुका है, एंड मेंस में भी पूछ चुके हैं। तो आज इतना ही था इस न्यूज़ में, थोड़ा सा तो टफ है आई थिंक ये सब चीज़ें, बट थैंक यू सो मच।